लोकसभा इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात की तमाम 26 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डालने जाने वाले हैं। ऐसे में गुजरात पर सभी की नज़रें इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 2014 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के मॉडल को पूरे हिंदुस्तान का विकास का मॉडल बताते हुए दिल्ली की सल्तनत हासिल की थी। ऐसे में गांधीनगर के लोकसभा सीट के सरखेज इलाके में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, लेकिन 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। लेकिन इन लोगों से जो नेताओं ने वादे किए थे या जो मुद्दे यहाँ पर हैं, क्या वो मुकम्मल हुए हैं या नहीं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम शुरुआत करेंगे कि क्या कहता है यहाँ का वोटर। और हमारे प्रोग्राम का नाम भी है क्या कहता है वोटर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले यहाँ के लोगों के क्या मसले थे, क्या वादे किए गए थे और क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं। जी आप बताइए, ख़ास तौर से किन मुद्दों को लेकर पिछली बार आप लोग गए थे, किन मुद्दों को लेकर नेता यहाँ पर आए थे वोट मांगने के लिए, वो मुद्दे क्या पूरे हुए या नहीं? उसमें से कोई भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। जो रोल मॉडल बताया गया था कि यहाँ पर अच्छी सड़कें बना दी जाएगी, हॉस्पिटल का इंतज़ाम कर दिया जाएगा और सड़कें अच्छी बनाई जाएगी, उसमें से कोई भी मुद्दा यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है? सरकार ने जो वादे किए सर अहमदाबाद के लिए वो गुजरात मॉडल बताया, सिर्फ मॉडल जीरो था। वो अहमदाबाद सरखेज के अंदर जो अहमदाबाद नगरी है, अहमदाबाद नगरी सरखेज से शुरू होती है, लेकिन सरखेज में कभी भी 10 साल से तो कोई सुविधा मिली नहीं है और उसके अलावा जितना था वो भी खराब हो चुका है। मोदी साहब के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं और उसको लेकर कहा जाता है कि 2019 का उनका रास्ता आसान हो रहा है। कैसे इसको आप देखते हैं? हम तो ये देखते हैं, गंदा पॉलिटिक्स देखते हैं हम हमारी नज़र से। जो एक पॉलिटिकल बेस चल रहा है वो इतना गंदे लेवल पे चल रहा है, हम बता भी नहीं सकते आपको। लेकिन हमको जो सुविधा चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन हमारी जो सरखेज की जो नगरी है, इसके लिए हमको जो सुविधा मिले उसके लिए हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम हमने हमारे यहाँ के मेयर को हमने बुलाया था सरखेज तालाब के लिए, जिसमें गंदा पानी आता है, गटर लाइन का पानी आता है। सरखेज की जो गटर लाइन है उसके अंदर बरोबर सुविधाएं नहीं है और यहाँ के रोड रास्ते इतने भी खराब हो चुके हैं कि हमको आने जाने में, घर से निकलने में तकलीफ है। आपका क्या कहना है? हमारा तो मतलब ऐसा कहना है कि यहाँ पे जब ये वोट लेने आए थे उस टाइम पे मतलब इन्होंने वादे किए थे कि भाई तुम्हारे को लाइट 24 कलाक मिलेगी थंबले में, फिर ये गटर लाइन मतलब अच्छी दी जाएगी, पानी के नल। अभी गटर लाइन हर रोज़ उभराती है, यहाँ पे अभी सामने आप देख सकते हो, वहाँ पे इतना सारा पानी बाहर निकलता है। हमारे क्या नमाज़ पढ़ने जाना, छांटे उड़ते हम लोग, इसमें मतलब नहीं चलता हमारा। तो इतना सारा पानी उभराता है, बार बार कंप्लेन करता है तो भी इसका कोई सॉल्यूशन लाए नहीं अभी तक। फिर पानी का भी इन्होंने बोला था कि पानी भी तुम्हारा मिलेगा, पानी आधा घंटा मिलता है, तो पानी का भी कोई सुविधा नहीं है। फिर लाइट के खंभे इतने टाइम से लगे, अभी लाइट भी बंद है। ये सब मतलब 2 साल से, वो जब वोट लेना उस टाइम पे उन्होंने बोला कि लाइट तुम्हारे को मिलेगी, वो 2-3 साल से मतलब खंभे भी चालू नहीं करवाए। ये तो सरखेज में देखा जाए वैसे बहुत सारी परेशानियों का सामना लोग करते हैं। कुछ दूसरे वोटरों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। आप बताइए क्या कहेंगे आप? दूसरे लोगों से जानते हैं, आप नौजवान हैं, किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? हम तो गंदी, ये सब चालू नहीं हो रहा, लाइट बंद हो रही है और तकलीफ, हर चीज़ की तकलीफ हो रही है। आप बताइए चाचा, क्या कहेंगे, कैसी परेशानी होती है यहाँ पर? यहाँ पर परेशानी है, लाइट नहीं है सर, सड़क नहीं है, समझे ना, और बहुत दिक्कत है सर। यही तो है, पानी भी नहीं आता है सर, नहाने के लिए जल्दी पानी भी नहीं मिलता। कुछ नौजवान भी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि नौजवानों के लिए भी बहुत सारे वादे किए गए थे। आप बताइए कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे वादे किए गए थे नौजवानों के लिए रोजगारी के ताल्लुक से, क्या कहेंगे आप? नौकरी के वादे करते हैं, नौकरी मिलती नहीं है हमको, बहुत परेशान हाल है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, इधर पानी बिजली चली जाती है, पानी नहीं आता है, रोजी रोटी मिलती नहीं है। वादे किए बड़े बड़े और मिलता नहीं है। आप क्या कहेंगे, कैसी परेशानी हो रही है यहाँ पर रहते हुए? परेशानी दर हकीकत हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही परेशान है। और दूसरी बात, सरकार ने जो वादे किए थे पानी के लिए, गटर के लिए और सड़क के लिए, उसमें से एक भी काम नज़र नहीं आ रहे। तो सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि ये काम करें। कुछ
औरतों के साथ बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई और नोटबंदी, इन तमाम चीज़ों से अगर सबसे ज़्यादा परेशान हुई हों तो महिलाएं हुई हैं, औरतें हुई हैं, क्योंकि घर का बजट चलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बातचीत करते हैं, कुछ औरतों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, ये जो मोदी सरकार है उससे खुश हैं आप? नहीं, मोदी सरकार ने हमारे लिए कराई है क्या? क्या महंगाई भी इतनी कि हम महंगा सस्तावाड़ी करेंगे? कुछ सस्तावाड़ी तो करी नहीं। बच्चों की फीयाँ है, गटर लाइन है, और ये जो सड़कें हैं वो तो कुछ साफ सफाई है ही नहीं उनकी बराबर, ना कुछ ध्यान दे रहे हैं। और कहते हाँ होएगा, वोटिंग लेने चले आते बराबर, वोट देने के लिए तो इतनी अपनों को लालचाइयाँ देते ना कि ना पूछो बात, पर क्या कुछ नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बात में कोई दिखता ही नहीं है। बस आपको कैसी परेशानी होती है घर को चलाने के लिए? घर के महंगाई बहुत हो गई है, और जो उन्होंने वादे किए थे कि अनाज सस्ता करेंगे, ये करेंगे, वो कर, इसकी वजह तो साग भाजी भी अब तो महंगी कर दी गई है। और लड़कियों के लिए वो ये करेंगे, कुछ भी हमें ना तो यहाँ रोड का ना कोई हमारे घर में कोई भी ये गवर्नमेंट से हमें कुछ फायदा हुआ ही नहीं है। आप कैसी परेशानियों से परेशान? हमारे छिपानगर टेकरे में पानी जी नहीं आता, न मट्टी देखो, ना सड़क बनी, ना कुछ भी। पानी तो 2-3 साल से आते ही जी नहीं है, बहुत तकलीफ है। वहाँ भर भर के लाना पड़ता है, तो उनको यूँ बोलो कि वहाँ लाइन आ जावे, न रास्ता भी खराब है बहुत। इलेक्शन के टाइम पे जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे? वो तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जाके देखो, लाइट का थमला भी नहीं है, न रात में इतना वो है कि चल नहीं सकते, ऐसा अंधेरा रहता, गुप्त रहता, न पानी तो बिल्कुल ही नहीं आता। वहाँ इतनी तकलीफ है। अभी आज हम बाहर से भर के लेके आए हैं 2-3 साल से। यहाँ के सांसद कौन है, आप जानती हैं? सांसद के बारे में आप जानते हैं? वो कभी मिलने ही नहीं आए, तो हमें नाम कैसे पता होगा? बस वो तो वोट लेना होता है, जब आते हैं बाद में तो हमें पता ही नहीं है, नाम भी नहीं पता। अभी हाल में भी हमें नाम नहीं पता है कि हमारा सांसद कौन है। और मालूम है यहाँ के सांसद कौन है? नहीं, हमको नहीं मालूम यहाँ पे कौन है, पर हमको, हम रात को निकलते हैं घर से बाहर तब भी तकलीफ पड़ती है। लाइटा भी नहीं डलवाई ली, खंबे भी नहीं डलवाई ली यहाँ पे, और यहाँ पे निकलते टाइम में हमारा रास्ता भी बहुत खराब है, गाड़ी लेके भी नहीं निकल सकते। अभी बच्चे की स्कूल की फी भी इतनी महंगी हो गई है, हम भर भी नहीं सकते। हम गरीब लोग हैं यहाँ पे, हम कहते हैं सब सुविधा कर देंगे, क्या सुविधा कर दी इन्होंने? यहाँ पे कोई चीज की सुविधा। अच्छे दिन आए, तकलीफ के दिन आ गए, अच्छे दिन नहीं, तकलीफ के दिन आने वाले, ऐसा हो गया ये तो। आप काफी टाइम से वोट देती होंगी, आपको लगता है कि आपके जो सांसद हैं उन्होंने काम किया? और क्या आपको कभी सांसद यहाँ पे आए मिलने? कोई दिन मिलने भी नहीं आए, ना कुछ काम भी नहीं करा उन्होंने, तो ना सामी उन्होंने देखा, ना पूछना है, कोई भी नहीं आया अभी तक। तो अब ये कब, हमको तो ऐसा होता है कि अब ये कब कुछ अच्छा करेंगे? अब वोटिंग देना ही नहीं हमारा, हमको तो ऐसा हो गया है। क्या अब कुछ नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ करे तो अच्छा है। हमारे महंगाई भी इतनी है हमारे लिए, और हम किस तरह पूरा करते हमारा मन जानता है बराबर। एक कमाने वाला 10 खाने वाले, हम किस तरह पूरा करते? ना नरेंद्र मोदी। तो ये थे गांधीनगर के वोटर, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन नेताओं ने, लीडरानों ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। अगर गांधीनगर लोकसभा सीट की बात करें तो करीब 1 से 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन मुस्लिम इलाकों की अगर बात करें तो हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं, और विकास कहीं दूर दूर से देखने को नहीं मिलता है। तो इस वक्त हम खड़े थे सरखेज इलाके में, लेकिन गांधीनगर लोकसभा सीट के दूसरे वोटरों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम दूसरे इलाके में भी चलेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं गांधीनगर लोकसभा सीट के जूहापुरा इलाके में। पिछले 25 सालों से बीजेपी के गढ़ मानने वाले इस लोकसभा सीट पर कितना विकास हुआ है और मोदी साहब की क्या नीतियां रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इलाके के लोग जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमने दिखाया कि यहाँ के लोकल इश्यूज़ क्या थे, लेकिन अब दिखाते हैं कि नेशनल इश्यू क्या है और क्या कहते हैं यहाँ के वोटर। आइए इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि मोदी साहब के जो की नीतियाँ हैं उसको कैसे देखते हैं और कितना फायदेमंद हिंदुस्तान के लिए वो साबित हो सकती है? मोदी साहब की नीतियां बिल्कुल इस देश को 2 हिस्सों में बांटने की नीतियां हैं। इस देश में 2 धर्मों के बीच में खाई बढ़ाने का काम किया, खास तौर पर
अल्पसंख्यकों के साथ जो उन्होंने नाइंसाफी की है संविधान को ना लागू करके, वो हमारे जोहापुरा में बिल्कुल साफ देखने को मिलती है। जोहापुरा एक ऐसा इलाका है जहां पर प्राथमिक सुविधाओं के नाम पर सिवाय सड़क के अलावा और कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि मोदी सरकार की नीति गुजरात में ही नहीं पूरे देश को 2 हिस्सों में बांटने की है और ये पूरे इस देश के संविधान के खिलाफ है। आप क्या करते हैं और कितना इस सरकार से आप खुश हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ, अख्खे अहमदाबाद में फिरता हूँ। गुजरात में विकास हुआ है, जो मुसलमान का विकास करने का वो नहीं हुआ। ये जुआपुरा 10 लाख की पब्लिक है, कोई अच्छा गार्डन नहीं, कोई अच्छी स्कूल नहीं, सबको लेके चलना चाहिए ना, सबका विकास सबका साथ। रिक्शा चलाते हैं, कोई परेशानी है आपको? परेशानियाँ तो कुछ भी नहीं है, रोड अच्छे करे, अच्छी कॉलेजा बनाइए गुजरात के अंदर। जो दूसरा विकास चाहिए वो विकास कर नहीं मिलता, कि रोजी रोटी है, इंसान को रोजी रोटी तो मिलना चाहिए ना, कम से कम 300-400 रुपये का रोज तो मिलना चाहिए ना। कितने लोग परेशान हैं। दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, खासतौर से मोदी साहब की जो नीतियां हैं और यहाँ से जो लाल कृष्ण आडवाणी जीतते हुए आए हैं, कैसे देखते हैं उनके जीतने के सफ़र को और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नीतियों के बारे में कहेंगे तो देश में सिर्फ एक कौमवाद जगाना और कहीं ना कहीं देश को जुमले और हमलों की सरकार बना दी है। आज 15 लाख आएंगे, अभी तक लोग इंतजार करके बैठे, 15 रुपये तक उनके खाते में नहीं आए। मासूम बच्चों के प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप की हम बात करेंगे, जब सारे हिंदुस्तान ने प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप दी गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर शासन थे वहाँ भी दी गई थी, लेकिन एक गुजरात ऐसा शासन था कि जहाँ मोदी साहब ने ढोंग रचाया था सद्भावना का, उसके बाद भी बदभावना बताई थी और गरीब मासूम बच्चों को प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दी थी। नेशनल इश्यूज जो हैं, क्योंकि इस बार देखा गया विधानसभा का नहीं बल्कि लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा को लेकर कैसे आप देखते हैं और क्या जुहापुरा इलाके में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आडवाणी साहब कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ आप बताएंगे? आडवाणी साहब का हमने टीवी में चेहरा देखा है, लेकिन आज तक हमारे इलाके में कहीं चेहरा नहीं देखा। उसके बाद जब से कई सालों से ये वाइस पीएम रहे, उसके बावजूद होम मिनिस्टर रहे, सब कुछ रहने के बावजूद फूटी कौड़ी जुहापुरा इलाके में नहीं दी गई। अगर दी होती तो मॉन्यूमेंट सर्किज रोजा है हमारा, आज ऐतिहासिक रोजा है, विरासत लोगों ने बना के गई है पूर्वजों ने, आज वो संभाल नहीं पा रहे। और उसके साथ साथ अगर लोकसभा का और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ग्रांट आता तो आज वो बेहतर से बेहतर उसका डेवलप होता और उसके आजू बाजू तालाब है और गार्डन है उनका भी डेवलप होता। साथ साथ यहाँ अच्छी स्कूलें बनती, राइट टू एजुकेशन का यहाँ पर अमल भी नहीं होता। आप बताइए, बतौर नौजवान कैसे देखते हैं मोदी साहब की पॉलिसियों को और क्या उनके जो वादे थे वो पूरे हुए? 2014 के चुनाव में जब यहाँ मुख्यमंत्री मोदी साहब थे, तब उन्होंने जो वादे किए थे नौजवानों के साथ, 2 करोड़ रोजगार लाने की बात हुई थी। तो आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बाहर पकोड़े बेचने वाला जो रोजगार कमा रहा है नौजवान, तो रोजगार नहीं है क्या? तो इस बात पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो युवा आज यहाँ पे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, जो पीएचडी कर रहा है, वो युवा बाहर बैठकर आईआईटी से निकल कर वो पकोड़े बेचेगा क्या? तो यानी नरेंद्र मोदी साहब खुद चाय बेचने की बात करके प्रधानमंत्री तो बन गए, उनकी नीतियाँ चाय बेचने से प्रधानमंत्री तक की थी, लेकिन वो रोजगार पकोड़े बेच के लोगों को प्रधानमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। या यही बात ये इलेक्शन में लागू होगी। और जो आडवाणी साहब है, पिछले 30 साल 35 साल से यहाँ पे से चुनाव जीतते हैं, लेकिन मेरी पूरी उम्र बीत गई, आज तक आडवाणी साहब को मैंने टीवी में देखा हुआ है, न्यूज़ में देखा हुआ है, कभी आडवाणी साहब को इस विस्तार में हमने कभी देखा नहीं। वहाँ तक उनके नाम की कोई प्लेट लगी हुई या कोई बागड़ा बैठने के लिए कोई चीज़ दी हो, ऐसा भी कोई बात नहीं है। उनकी कोई ग्रांट पूरे गांधीनगर लोकसभा में यूज़ नहीं हुई है। जो आप कैसे देखते हैं, विकास हुआ या नहीं? विकास के बारे में तो विकास मुझे मालूम नहीं होता, लेकिन विनाश जरूर हुआ है भारत देश का। भारत देश के अंदर सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, सभी लोग में हिंदू मुस्लिम सिख साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, जब से सिर्फ वादे 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 किए हैं और दूसरा जीएसटी डाला, उसमें भी इन्हें मना किया था, वो 4 दिन के पेपर में बताया है, फिर भी इन्हें वोट टेक करके भी इन्होंने जीएसटी लाए। इन्हें मतलब कहने का मतलब हिटलर साई ज़्यादा चल रही है।
तो गुजरात की अगर मुस्लिमों के सियासी कद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जीरो नज़र आता है, क्योंकि जहां 9.5% गुजरात में मुस्लिमों की आबादी है, वहीं विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ 3 MLA हैं। MP की बात करें तो MP में राज्यसभा से सिर्फ अहमद भाई पटेल है। इस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे कि किस तरीके से मुस्लिमों के सियासी कद को देखा जाता है यहाँ पे। पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो 30% से ज़्यादा लोकसभा सीट पर 46 सीटें हैं, 46, और 20% से 30% तक 38 यानी 38 सीटें हैं। तो 86 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 50% सीट जो है वो दलितों के लिए आरक्षण कर दी गई। तो जो हमारा 86 सीट पर मुस्लिम हमारा कैंडिडेट जीत सकता है, वहाँ पे हमारे दलित साथी को सीट रिजर्व करने से हमारा 50% तो वहीं कट जाता है। 183 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम 10% से 20% के बीच में है। तो आधी यानी 28 स्टेट में से 10 स्टेट में ऐसा है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकते हैं और भारी तादाद में है, लेकिन इतने 72 साल की मुस्लिम विरोधी चेतना के चलते जो गैर मुस्लिम कौम के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन जो हो गया है, उसका परिणाम है कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिनों दिन गिरता है। लोकसभा को कैसे देखते हैं, क्योंकि लोकसभा में मुस्लिमों की तरफ से एक भी उम्मीदवार गुजरात से नहीं जा रहा है। अहमद भाई है, वो भी राज्यसभा से। कैसे इसे देखते हैं? हमारी सबसे ज़्यादा जो आबादी है मुसलमानों की, कच्छ और पश्चिम अहमदाबाद, वो दोनों सीट कांग्रेस और भाजपा के मिली भगत से वो सीट को दलित को आरक्षण कर दी गई है। हम ये समझ नहीं पाते कि दलितों का जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर उनको सीट दे दी जाए और मुसलमानों को, मुस्लिम बहुल इलाकों को मुस्लिम सीट अनरिजर्व कर दी जाए, तो मुस्लिम नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर हो पाएगी। इसी वजह से मुस्लिमों की लोकसभा और विधानसभा में न जाना, मुसलमानों की पॉलिसी में कोई दखल नहीं होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे देखिए, जवाहरलाल नेहरू की जो समाजवाद की जो नीति थी, वो नीति को छोड़कर कांग्रेस ने अपनी गोर खोद दी है। जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दिया उन्होंने, उसी वजह से आज कांग्रेस का हाल 42 पे पहुंच गई थी लास्ट लोकसभा के अंदर। इसीलिए अगर समाजवाद को वापस नहीं लाया गया तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म मोदी जैसे मोहरे को खड़ा कर देश की हालात को, आर्थिक हालात को खत्म कर देंगे और समाजवाद ही देश से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है देश फांसीवाद पर जाएगा और क्रॉनिक कैपिटलिज्म पे जाएगा। तो ये थे अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके के लोग, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिन मुद्दों को लेकर नेताओं ने वोट मांगा था, उन मुद्दों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। एक लंबा अरसा गुजर गया है, लेकिन जो वादे नेताओं ने किया था वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, और अब वादे कब पूरे होंगे यहाँ के वोटर ये सवाल कर रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हो चला है, आपसे अलविदा कहने का दीजिए इजाज़त।